वहीं पे हमारे को बंगाल वॉरियर्स में मेरा चयन कर लिया था। उसके बाद घर पे आया, बाटी में घी डाल के बिल्कुल उसको चूरमे की तरह गदगद करके एक तरीके से, ताकि वो अपना देसी एक डाइट भी हो जाती थी। और उसके साथ प्याला भर के दूध। तो सबसे ज्यादा जिनको हम सभी प्रणाम करते हैं कबड्डी खिलाड़ी, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला के वहां पे, और हमारा महाराष्ट्र से मैच चल रहा था, सीनियर नेशनल वेस्ट जोन, जूनियर का खिलाड़ी होके मैं जब सीनियर में, तो घर पे रोज शिकायतें आती थी कि आपके लड़के ने ये कर दिया, आपके लड़के ने ये कर दिया, या तेरा हो जाएगा सिलेक्शन भी थोड़ा पढ़ लेगा तो मैं फिर भी मैंने खेल नहीं छोड़ा। मैं एक समय खेलने जाता था वहां प्रैक्टिस के लिए, और मैं पढ़ाई भी करता था। उस दौरान आप मानोगे नहीं, मैं 8-10 घंटे पढ़ाई भी करता था, 3-4 घंटे मेरे खेलने के जाने आने के। भगत सिंह जिंदाबाद साथियों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं राजीव जी ढाका से, जो कि कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और गवर्नमेंट स्कूल मानसरोवर में पीटीआई हैं। ये बच्चों को निशुल्क कबड्डी की स्किल सिखाते हैं, महादेव कबड्डी क्लब। आज हम राजीव ढाका के कबड्डी के जो जीवन में जो जो घटनाएं हुई है उनके बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। हाँ, तो राजीव जी, आपने कबड्डी खेलना कब शुरू किया और कबड्डी खेलने का दिमाग में कहाँ से आया आपके? मैंने कबड्डी 2009 में खेलना शुरू किया। और जब मैं छोटा था, जब मैं छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरे बड़े भैया है महेंद्र डाका, जो भी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। और राजू लाल जी ढाका है, ताऊ जी के लड़के हैं। वो दोनों कबड्डी खेलते थे, और जब वो खेलने टूर्नामेंट जाते थे तो हम सुनते रहते थे उनके बारे में, आज वहां खेलने गए, वहां टूर्नामेंट जीता उन्होंने, उनकी कहीं अखबार में न्यूज आ रही है। तो हमें भी थोड़ा सा लगता था कि ये क्या करने जाते हैं, भी सोचते थे कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिनकी न्यूज में आ रही है, समझते नहीं थे हम इतना। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे पता चला कि कबड्डी खेलने जाते हैं भाई साहब वहां पे, इससे इनका इतना नाम हो रहा है, ये बाहर घूम रहे हैं चारों तरफ। तो जब 2009 में मेरी 10th क्लास हुई, तो 10th क्लास तक पढ़ाई की हमने, खूब पढ़ाई करते रहते थे भाई, 10th का बोर्ड है, घर वालों का प्रेशर रहता था। तो उसके बाद छुट्टी आती है, तो छुट्टी में अपने गांव में क्या होता है कि एक होता है इधर उधर बस घूमते फिरते रहना, बाहर घर में नहीं रुकना, शाम तक, सुबह निकलना शाम को आना, किसी से छोटा मोटा झगड़ा वगड़ा हो गया आस पड़ोस में, तो घर पे रोज शिकायतें आती थी कि आपके लड़के ने ये कर दिया, आपके लड़के ने ये कर दिया। तो एक दिन भैया शाम को टूर्नामेंट वगैरह खेलने नहीं गए थे, शाम को घर ही बैठे थे, तो कोई शिकायत आई घर पे। तो भैया बोले कि तुम्हारे हाथ पैर बहुत चलते हैं, तुम ऐसे करो मेरे साथ चल, तू सुबह उठ के कल से, तेरे हाथ पाँव में कितनी ताकत है, देखते हैं वहां तेरी, वहां चल। तब ऐसे करके 2009 में मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया। जब आपके भैया ले गए आपको कबड्डी खिलाने, तो आपके मन में क्या था कि भाई चलो अपन टाइम पास करते हैं, या फिर ऐसे कि भाई कुछ अच्छा करना है इसमें? जब भैया ले गए फर्स्ट दिन, तो मैं भी जबरदस्ती उनके साथ यूं ही चल गया। फिर सुबह वो 3:30 बजे उन्होंने उठा दिया मुझे। 4 बजे हमारे यहाँ पे मैजिक आता था, उसमें हम जाते थे, और 5:30 बजे वो हमें चांदपुर उतारता। लगभग 5:30-6 बजे के बीच हम चौगानी स्टेडियम पहुंच जाते थे। तो मुझे 2-5 दिन तो अटपटा लगा बिल्कुल, क्योंकि वहां सब अनजान भी थे। लेकिन मुझे एक इंटरेस्ट बना वहां जाने के बाद। वहां जितने भी जो सीनियर खिलाड़ी थे, बड़े, जो हमारे, हम जिनको सीनियर खिलाड़ी बोलते हैं, हमारे बड़े भैया, सब, उनकी सबकी अच्छी बॉडी वगैरह बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने वहां सब सीनियर और बड़े खिलाड़ियों की जब बॉडी शॉडी देखी ना थोड़ी, तो और थोड़ा मन में उस दिन ऐसा आया कि यार ये खेल तो बहुत अच्छा है, इसमें सबकी बॉडी शॉडी अच्छी है। पहले तो हम भैया और की देखते थे यहाँ पे, वहां देखा तो सबकी बॉडी अच्छी है, तो मन में एक ऐसे आया कि चलो ज्यादा नहीं तो बॉडी बना लेंगे अपनी। फिर जब वहां पे हम खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे, तो कुछ दिन तो हम सीखते थे अकेले में, हमको सिखाते थे हमारे कोच साहब। तो उसके बाद हमको यूँ लगता था कि यार बोरिंग सा लगता था उस समय। फिर हमको 7 दिन में कभी एक दिन बोलते जिम चलो, लो आज जिम चलो, कभी नाहरगढ़ ले गए, तो हमें उस दिन बहुत मजा आता था। उसके बाद जब हमें कभी कभी अकेले प्रैक्टिस करते, फिर धीरे धीरे हमको ग्राउंड के अंदर दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिला, अपने सीनियर के साथ खेलने का मौका मिला, तो धीरे धीरे फिर इंटरेस्टिंग बनता गया। फिर हम इस चीज को भूल चुके थे कि हम यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता नहीं था फिर कि यहाँ टाइम पास करने आ रहा हूँ। फिर मुझे कबड्डी में ही सब कुछ नजर आने लगा अपना, कि मुझे अब कुछ करना है इसके अंदर। जब बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम सुनते थे, अच्छा खेलते हुए जिनको देखते थे, जो ट्रॉफियां देखते थे लोगों के पास, ये ट्रॉफियां उनकी, ये जीत के आ रहे हैं, टूर्नामेंट जीत के आ रहे हैं, तो हमारे भी मन में ख्याल आने लगा कि हम भी जीतेंगे ट्रॉफी, हम भी खेलेंगे अब। हर एक खिलाड़ी के पीछे किसी न किसी कोच का हाथ होता है, तो आपके गुरु या कोच, उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा सर, कि हर एक खिलाड़ी के पीछे एक अच्छे उनका गुरु और कोच का हाथ होता है। मेरे गुरु राजनारायण जी शर्मा है, जिनको मैं
हमेशा याद रखता हूं और याद करूंगा हमेशा, क्योंकि वो एक ऐसे गुरु है राजस्थान के, कबड्डी के ऐसे गुरु है जिन्होंने अब तक 400 से 500 लोग नौकरी लग चुके हैं। उनके जो खिलाए हुए शिष्य हैं 400 से 500, उन्होंने कबड्डी के लिए बहुत मेहनत की है, सुबह शाम बहुत मेहनत। चौगान स्टेडियम आपने सुना होगा, कबड्डी के अंदर सब जानते हैं। राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ा कबड्डी का जो क्लब है या जो चलता है, जहाँ प्रशिक्षण कबड्डी का होता है, वो चौगान स्टेडियम है। उसके वही है जो उन्होंने उसको कबड्डी के क्लब को बनाया है, इतना खड़ा किया है उसको, उसकी नींवें मजबूत की है। वो वहां पे पेड़ लगाना, उनका मतलब टाइम टाइम पे हर चीज का ध्यान रखना, बहुत ऐसे गुरु भगवान सबको दे। और दूसरे मेरे जो कोच है कबड्डी के, मैं उनको भी बहुत महत्व देता हूँ अपनी लाइफ में, दिनेश जी चौधरी अजमेर के हैं। उन्होंने हमेशा मुझे कॉल कर करके, उन्होंने आगे से भी मुझे कॉल कर करके हमेशा बीपीएड जब मैं कर रहा था, मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे कि हमेशा एक पक्ष और रहना चाहिए अपना। मैं सभी खिलाड़ियों से सजेस्ट भी करता हूँ कि आप खेल के साथ पढ़ाई भी थोड़ा मेंटेन करके चलिए। ओनली आप खेल के पीछे ज्यादा पागल मत होइए, क्योंकि अगर आपके लग गई, चोट लग गई, या कभी भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है कई बार, ज्यादा चोट लग जाती है, ट्रेजरी कुछ ऐसा, तो आपके साथ उस समय फिर कोई खड़ा नहीं रहेगा। आपकी अगर आपके पास शिक्षा है, आपकी पढ़ाई, तो वो आपके साथ हमेशा खड़ी है। आप उससे आप बीपीएड कर सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज बीपीएड करके पीटीआई वो बन रहे हैं, आगे भविष्य में बच्चे बना रहे, तैयार कर रहे हैं। तीसरे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोच है, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट मेरे गुरु है। कोच नहीं थे वो मेरे लिए, मेरे स्कूल के टीचर थे। आज वो कोच है अल्फा स्कूल में, अवधेश जी सर, अवधेश जी मेला नाम है उनका, सब जानते हैं। बहुत अच्छे बच्चे तैयार करते हैं वो, नेट बॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स वगैरह के। शायद ही कोई दिन जाता है, आज भी, आज 10-15 साल हो गए मुझे उनके पास, मैं 7th क्लास से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। शायद ही मेरा कोई दिन जाता है वो मुझे फोन नहीं करते होंगे। हर दूसरे दिन, हर रोज वो मुझे फोन करके मोटिवेट करते हैं। मैं कुछ भी करता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि तू ठीक कर रहा, कर इसको, लोगों की परवाह मत कर, कौन क्या बोलेगा। और वो हमेशा मुझे इसी चीज से आगे बढ़ाते हैं, और वो मुझे हर चीज करने के लिए बोलते हैं कि जो तेरे मन में तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मेरे साथ मेरे कोच है, मेरे गुरुओं ने मुझे कह दिया, और वो काम मैं डेफिनेट करता हूँ, फाइनल करता हूँ उस काम को मैं। साथियों, इसलिए गुरु का सम्मान करो। गुरु जो बोलता है, मैं ये बोलता हूँ कि गुरु को आप हमेशा आदर दो, सम्मान दो। गुरु के लिए हमेशा गुरु गुरु रहेगा, गुरु को कभी मत भूलो। अगर आप गुरु भूल सकते हो तो इसका मतलब है आप किसी दिन अपनी इच्छा पूर्ति हुई, आपके पूरी स्वार्थ पूरे हो गए, तो आप माँ बाप को भी भूल सकते हो उस दिन। तो गुरु भगवान, माता पिता के पास मैं भगवान को नहीं, मैं गुरु को ही दूसरा अपना पद अपने जीवन में देता हूँ। मेरे जैसे माँ बाप होते हैं, वैसे मैं गुरु को अपना सबसे बड़ा, अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व मेरे लिए गुरु का। जिनमें मेरे पास 3 गुरु है, मैं आपको बताया, सबके अलग अलग गुरु है। मैं बोलता हूँ गुरु होते हैं, आगे दूसरे गुरु मिलते हैं, लेकिन पुराने गुरु को मत भूलो। जिसने आपको तैयार किया, प्लेटफॉर्म दिया, उस गुरु को मत भूलो। ठीक है साथियों। तो आपने जब से कबड्डी खेलना शुरू किया तब से अब तक आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, और उनकी क्या खूबी है जिसकी वजह से वो आपके फेवरेट हैं? मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर मंजीत चिल्लर है। और हाँ, उनका, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उसकी खास वजह यह है कि वो भी कवर खेलते हैं, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, और मैं भी कवर खेलता हूँ। फर्क यह है कि वो लेफ्ट कवर खेलते हैं, मैं राइट कवर खेलता हूँ। और दूसरी खास वजह एक और है उसमें, कि वो रेडर भी है, मैं भी रेड भी मारता था, तो ऑलराउंडर है। और इसलिए मुझे वो थोड़ा अच्छे लगते हैं कि दोनों खूबी उनके अंदर है। तीसरी एक सबसे अच्छी खूबी मुझे सबसे पसंद है, वो ये है कि वो एक अग्रेसिव होके खेलते हैं, खेलते जब बहुत ज्यादा अग्रेसिव, और मुझे अग्रेसिव होके खेलना पसंद है, मुझे भी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे मेरे फेवरेट खिलाड़ी है भाई, मंजीत चिल्लर को तो सब टीवी में जानते हैं, देखते हैं, इसलिए। दूसरे मेरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी है, जिनको मैंने टीवी में देखने से पहले जिनको मैंने देखा, वो मेरे फेवरेट इसलिए है, मेरे भाई है बड़े, महेंद्र ढाका। तो भाई है इसलिए फेवरेट नहीं है, फेवरेट इसलिए है कि वो राइट कवर खेलते थे और रेड मारते थे वंदे मातरम टीम से, जयपुर टीम से हम टूर्नामेंट में कहीं जाते थे वहां पे, तो मैं उनको देखता था। और उन्होंने वही चीज मुझे सिखाई शुरू में कि तू ये कर, कि जब मैं सीनियर में खेल रहा हूं, अब जूनियर में खेलना है, कब मैं जहां से रिटायर्ड हो जाऊं या चला जाऊं, तो इस जगह भी कोई खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। तो उन्होंने मुझे उस तरीके से आगे प्लेटफॉर्म इस तरीके से दिया, मुझे बताया कि तू राइट कवर खेल और राइट कवर के साथ रेड मार, दोनों चीज ऑलराउंडर। तो उन्होंने मुझे राइट कवर में उन्हीं के साथ सीखता था, वो भी राइट कवर मुझे सिखाते थे साथ साथ, कुछ कमी है तो वो कंटिन्यू। तारू भाई साहब जब भी आते थे, नवनीत जी भाई साहब, तारू भाई साहब इनको बोलते हैं, वो भी हमें इस चीज हमेशा सिखाते रहते थे। राजू भाई साहब हमारे साथ खेलते थे, वो पीछे वाला कॉर्नर, जब जैसे महेंद्र भी एयरफोर्स में चले गए थे उसके बाद, तो राजू भाई साहब भी काफी सपोर्ट करते थे इस चीज में कि यहाँ खेल, यहाँ खड़ा हो, इस जगह खेल।
हर चीज सबने अपना अपना बहुत योगदान दिया, सभी ने हमारे साथ। सबसे ज्यादा योगदान है हमारे साथ एक दिनेश नाम से अंग्रेज बोलते हैं, वो रेडर था, रोहित था, और संजू भैया, संजय शर्मा, जो बहुत अच्छे रेडर में उनको मानता था मेरी नजर में। तो वो मुझे मैं राइट कवर खेलूंगा तो वो राइट से मुझे प्रैक्टिस वही करवाते थे। मैं उन्हीं की वजह से मेरा राइट कवर तैयार हुआ है। तो उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा इस चीज में। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं अपने और तीसरे नंबर पे मैं मेरे जिगरी दोस्त अपने, भगवान ने अच्छा नहीं करा, उनके पास 2-3 बार एक्सीडेंट हो गए, एक बार कंधे में लग गई, 2 बार गोड़े में। मेरा जो जिनको मैं बेस्ट खिलाड़ी मानता हूं आज की नजर में, आज के टाइम पे भी मानता हूं, सूरज गुज्जर मेरा बहुत जिगरी दोस्त भी है। इसीलिए मैं उसको अच्छा नहीं मानता। वो खिलाड़ी जहां जब चाहता है मैच में मैच पलट देता है, ऐसा खिलाड़ी मेरा मतलब आंखों देखा खुद के साथ खेलता हुआ खिलाड़ी। और जब चाहे जहां कैच मारने की हिम्मत रखता है, जहां आप बोलोगे वहां से, कॉर्नर से, कहीं से भी, डाई डाई का कोई जवाब नहीं उसके डाई का। मैं उसके डाई का फैन हूं, उसके कवर ब्लॉक, उसका टाइमिंग जो था। तो साथ ही वो भगवान की किस्मत ऐसी कि वो आज किसी जो में भी नहीं लग पाए, भगवान ठाकुर जी उनको जल्दी अच्छी जगह देंगे। उनके भाइयों का बहुत सपोर्ट भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो एक एक्सीडेंट, पहले एक हाथ में लग गई कंधे में, फिर उनके एक्सीडेंट हो गया, गोड़े में लिगामेंट टूट के, वहां से वो ठीक होके 8-9 महीने हुए, जैसे तो दोबारा एक्सीडेंट होकर दूसरे गोड़े में लग गई। तो कुछ ट्रेजरीज उनके साथ ज्यादा हो गई। लेकिन मेरे नजर में ये 3 खिलाड़ी मैं इसलिए टॉप मानता हूँ। मंजी चिल्लर जी को सब जानते हैं, महेंद्र डाका मेरे भाई, उन्होंने मुझे कवर, राइट कवर जो सिखाया है, उन्हीं की बदौलत आज ये है। और तीसरे नंबर पे सूरज, जो मेरे साथ खेलते थे, मैं राइट खेलता था, वो लेफ्ट। तो वो लाजवाब था। हमसे एक कैच लगती थी सोच के, बहुत डर के, वो जब तक 5 कैच मार चुके होते थे, हमारी टीम बहुत आगे निकली। हर खिलाड़ी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे पल और कुछ बुरे पल आते हैं। तो आपके कबड्डी कैरियर के दौरान सबसे अच्छा और सबसे बुरा दिन कौन सा घटित हुआ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सबसे अच्छा और सबसे बुरा दिन आता है, और मेरा अच्छा बुरा दिन एक ही था, जो मेरे लिए सबसे अच्छा भी था और सबसे बुरा भी था। सबसे अच्छा, छत्तीसगढ़ के अंदर सीनियर नेशनल वेस्ट जोन चल रहे थे। जैसे सीनियर नेशनल होती है, वैसे सीनियर वेस्ट जोन हुआ करती थी पहले। उसके अंदर हमारा महाराष्ट्र से मैच चल रहा था, सीनियर नेशनल वेस्ट जोन। जूनियर का खिलाड़ी होकर मैं जब सीनियर में खेल रहा था, मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि जूनियर का खिलाड़ी हूं मैं और मैं सीनियर में खेल रहा हूं। वह हमारा महाराष्ट्र से मैच चल रहा था और मैं अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। उसी दौरान मेरा पेट लिगामेंट टूट गए घुटने के, खेलते समय। तो वो मेरे लिए सबसे बुरा दिन हुआ। और सबसे अच्छा दिन इसलिए माना कि मैं इतना अच्छा खेल रहा था कि मुझे हमारे जो कबड्डी के गुरु है, विश्व पितामह जिसको बोलते हैं कबड्डी के, जो इसके जन्मदाता मान लो, कुछ जितना बोले उतना कम उनके लिए, स्वर्गीय श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब, जिनको हम सभी प्रणाम करते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला के वहां पे, और 1100 रुपए इनाम के दिए पांव टूटने के बाद। और उन्होंने मुझे उस समय कहा कि अगर वो राजस्थान से, जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उस समय वहां बोला कि अगर इस खिलाड़ी के नहीं लगती तो ये मैच हम जीतते यहाँ पे। तो वो मुझे इतना प्राउड फील हो उस दिन, वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था लाइफ का। और पांव में उस दिन लिगामेंट टूट गए, तो आपको पता है चोट एक खिलाड़ी के लिए, वैसे तो गहना मानते हैं खिलाड़ी के लिए चोट को, लेकिन वो जब पांव टूटा, लिगामेंट, सारे लिगामेंट टूट गए थे घुटने के, तो वो मेरे लिए सबसे बुरा दिन साबित हुआ। हर खिलाड़ी के या हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो खिलाड़ी होता है, चोट भी लगती है, कभी वो सोचता है कि भाई इसको करियर को छोड़ दे, दूसरी तरफ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपके साथ भी चोट लगी, उसके बाद में इन्होंने तो ऐसे रहा कि भाई परिवार ने सपोर्ट किया, या फिर जैसे आपको क्या लगा उस टाइम, या आपकी भावना क्या थी उस टाइम कि खेल को छोड़ दें या कुछ और देंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। जब खिलाड़ी के चोट लगती है ना, तो सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में जब भी चलता है खिलाड़ी के। चोट लगने के बाद वो नर्वस हो जाता है, उसको आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार वगैरह सब क्या है, माइंडली उसको प्रेशर कर देते हैं कि तेरे लग गई, रहने दे, छोड़ इस खेल को, तू, तेरे हाथ पैर टूट गए, तेरी कौन सेवा करेगा। फिर मेरे भी क्या 2012 में हाथ फ्रैक्चर हो गया था, हाथ में यहाँ से खेलते समय प्रैक्टिस के दौरान ही। तो ऑपरेशन करवाया, रोड डलवाई, फिर 1 साल बाद रोड वापस निकलवाई। तो जब आपको पता है ऑपरेशन हुआ तो मिलने भी आते हैं सब लोग, तो सब ने मुझे उससे भी कहा। उसके बाद एक बारी मेरे फिर घुटने में लग गई, तब भी जब मुझसे सब मिलने आए तो उन्होंने मुझे तब भी कहा। तो मेरा भी थोड़ा मन यूं हुआ कि सही बोलते हैं, लग गई, क्या करें। लेकिन वो दिमाग में एक ही था कि नहीं, अब इसमें कुछ करना है मुझे। तो बस मैंने वो अपना टारगेट लिया और उसी के पीछे में चलता रहा। मैंने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, और मैं चलता रहा अपने रास्ते। देर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किस किस का रहा, उतार चढ़ाव के दौरान या जो भी कुछ हुआ आपके जीवन में उसके दौरान? मेरे कबड्डी करियर के दौरान
सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरी माँ का मिला। मेरी माँ ने, इसलिए बोलता हूँ मैं सबसे ज्यादा सपोर्ट की, मैं सुबह उठता, जाता, आता, तो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल माँ ही ज्यादा रहती है। पापा सुबह ड्यूटी चले जाते हैं दिन में जैसे, माँ जब मैं सुबह आता खेल के, शाम को फिर जाता, शाम को आता, तो माँ ही एक अपना क्या होती है कि सुबह जाते हैं जब बेटा दूध पी जा, आता जब भी बेटा दूध पी ले, दोनों टाइम मुझे दूध पिलाती। और जब फिर शाम को जाता तो भी मुझे एक गिलास दूध पिला के शाम को आता तो मेरे लिए दूध रखती। अगर मैं दूध नहीं पी के जाता तो मेरे लिए फटाफट बोतल में डाल देती कि वहां पी लेना प्रैक्टिस करने के बाद। मेरे लिए शाम को हरे मूंग, चने, किशमिश, बादाम वगैरह बहना और बादाम छील के तैयार रखना। मेरी माँ हर चीज मेरे लिए इस तरीके से रेडी रखती थी। खेल के आता शाम को तो बाटी होती है अपने गांव में, सबसे ज्यादा बाटी यूज करते हैं हम। बाटी में घी डाल के बिल्कुल उसको चूरमे की तरह गदगद करके एक तरीके से, ताकि वो अपना देसी एक डाइट भी हो जाती थी। और उसके साथ प्याला भर के दूध। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो इसमें माँ का रहा मुझे। उसके बाद सेकंड सपोर्ट पापा का रहा। पापा ने, मेरे इतनी चोट लगी या मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ खेलते समय, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, तो कभी उन्होंने मुझे नर्वस नहीं होने दिया और कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया खेलने के लिए। माँ बाप के कहने पर बच्चा खेल, माँ बाप ही बच्चे को रोक सकते हैं खेलने से और जाने के लिए बोलते हैं ज्यादा। उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे भैया का रहा, जो मेरे चाचा के लड़के कजन महेंद्र भैया, महेंद्र डाका। वो मेरे रियल ब्रदर से भी बढ़ के उनको रियल ब्रदर मेरे हैं वो। उनका इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि वो मुझे शुरू में साथ ले जाते, साथ लाते, बाइक पे भी साथ लेके जाते थे खुद के। उसके बाद वो मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ क्या करना है, मुझे हर चीज वो टाइम टाइम पे गाइड करते रहते थे। मतलब उसके बाद उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद भी वो मुझे कंटिन्यू जब भी आते तो मुझे आके वो मेरी प्रैक्टिस देखते और मुझे बताते कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैं अगर आउटलाइन जा रहा हूं कहीं तो मेरा पूरा ध्यान रखते थे। सबसे उनका बड़ा सपोर्ट ये था कि वो यहाँ नहीं होके भी मेरा पूरा ध्यान रखते थे। वहां बैठे बैठे पूरी मॉनिटरिंग करते थे कि ये दिन में क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, किसके साथ ये घूमता है, क्या खाता पीता है। वो हर चीज की उनके पास मॉनिटरिंग रहती थी। मेरे पास फोन था तो उनको ये पता चल गया फोन, तो वो फोन को भी उन्होंने ले लिया कि नहीं, एंड्रॉइड फोन नहीं, अभी खेलने का काम है, खेलो। तो वो एक सपोर्ट है कि वो मेरे ऊपर ध्यान रखते थे, तो मेरा खेल के प्रति ओनली खेल में ही मेरा ध्यान था। उनका सपोर्ट बहुत अच्छा इसमें रहा। उसके बाद मेरा एक, मेरे जो गुरु है राजनैनी जी शर्मा, उनका इतना सपोर्ट रहा कि वो रोज हमारे पीछे डंडा लेके खड़े रहते थे बस जब खिलाते थे हमारे को, कि कुछ नहीं कर पा रहा है, गलत कर रहा है, तो भी वो मुझे सिखाते थे कि नहीं कर, तू इसको प्रैक्टिस कंटिन्यू कर, बार बार कर। वो खड़े रह के उसको करवाते थे। हमें डांटते भी थे, लेकिन वो हमारे लिए भगवान की तरह बन गए। अब वो हमको भगवान की तरह मानते हैं, हमारे लिए वो भगवान है। और उसके अलावा हमारा, मेरा एक सपोर्ट, हमारे जो कबड्डी के खिलाड़ी नवनीत गौतम जी है, जो अर्जुन अवार्डी भी है और 3 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। वो जब भी ग्राउंड पे आते थे हम उनको देखते थे, उनको खेलते हुए देखना हमको बहुत पसंद होता था कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे सामने हमारे साथ खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो भी हमारे को, जब हम कुछ गलतियां करते थे वो हमें कुछ सिखाते, कुछ बताते, तो हम अपने आप में बड़ा प्राउड फील करते थे कि इतना बड़ा खिलाड़ी हमसे बात कर रहा है, हमको सिखा रहा है, हमारे साथ हमको कुछ सिखा रहा है। और बहुत अच्छा, हमारे जो सीनियर खिलाड़ी जितने भी थे हमारे ग्राउंड के समय पे, वो भी हमारे को जब साथ में खिलाते, कभी कभी जूनियर खिलाड़ी मौका देखता है कब हमको खेलने का मौका मिलेगा, हम बाहर खड़े खड़े देखते थे कई बार। तो वो जब खिलाते थे हमको, साथ टूर्नामेंट भी लेके जाते कभी कभी। तो सब, मुझे इस चीज में सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज तक हमें सपोर्ट किया है उसका। आपने 5 बार जूनियर नेशनल खेला। उसके बाद आपने, जैसा कि आपने बताया, कि आप जूनियर प्लेयर होके भी सीनियर टीम के साथ में खेल रहे थे। और हर कबड्डी खिलाड़ी का सपना होता है कि वो पीकेएल में खेले, प्रो कबड्डी लीग में। फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने प्रो कबड्डी लीग में आपका चयन नहीं हुआ? बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात है ये। और मुझे लगभग सभी लोग ये पूछते हैं कि आपने प्रो कबड्डी खेला नहीं खेला। कहीं जाता हूँ तो खिलाड़ी भी पूछते हैं, जिन बच्चों को मैं सिखाता हूँ, जहां मैं कोच के रूप में जाता हूँ, तो वो मुझे देख के उनको लगता है कि मैंने प्रो कबड्डी खेली होगी, तो मुझे पूछते भी है, सर आपने भी प्रो कबड्डी खेली है क्या। मेरा, मैं केरल जूनियर नेशनल खेल रहा था लास्ट टाइम, तो हम वहाँ क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे केरल के साथ। तब हम वहाँ 5 पीरियड में 1 पॉइंट से हार गए थे। वहीं पे हमारे को बंगाल वेरियस में मेरा चयन कर लिया था। उसके बाद घर पे आया, उसके बाद सिस्टर की शादी थी, कजन सिस्टर की। तब मेरे पास वहां से ट्रायल के लिए फोन आया था, तो मैं जा नहीं पाया। मुझे बुलाया था उन्होंने मुंबई कि आपको ट्रायल के लिए आना है, एक बार और ट्रायल के हिसाब से उन्होंने बुलाया था मुझे। मैं जा नहीं पाया। वहां पे मेरा
श्योर था मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैंने सोचा कि अपन अच्छा कर रहे हैं, अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे अपने आप हो जाएगा, दोबारा दूसरी कोई टीम में अपना हो जाएगा। और किस्मत ऐसी रही कि शादी के बाद थोड़े दिन बाद हम सीनियर में जब गया था, मैं छत्तीसगढ़ को बता रहा था, वहां फिर मेरे पैर में इंजरी हो गई लिगामेंट टूटने के बाद। तब फिर मैं खेल नहीं पाया, फिर मैं दोबारा मैंने मेहनत की। लेकिन आपको पता है कि घुटने के एक लिगामेंट टूटना अलग बात है, मेरे घुटने के अंदर 4 लिगामेंट जो अपने होते हैं, एसीएल, पीसीएल, मिनिस्कल्स, और अपने मेरे मतलब पूरे लिगामेंट टूट गए थे। तो बहुत मैंने रिकवरी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मैंने किया, बट मैं उसके बाद मेरा खेल नहीं पाया, मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा गेम उतना मैं नहीं कर पाया। अच्छा मुझे लगता है कि मैं गेम नहीं कर पाया। मैं इस चीज को भी मानता हूँ, सब लोग बोलते हैं राजनीति हावी होती है, या अपने पास एक खुद का जेक होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, मानता हूँ मैं होता है। बट मैं अपने आप को इस चीज का दोस्त अपने आप को ही देता हूँ कि अगर मेरा पैर सही होता या मेरा गेम होता, नहीं लगती मेरे चोट, या मैंने वो मिस कर दिया उस समय वहां जाना, कुछ भी मान लो, तो इसका मैं किसी को, आज तक मैंने किसी को इसका दोष नहीं दिया, ना दूंगा। इसके ऊपर मेरी मेहनत का होगा या फिर मेरे गेम का ही फर्क है, इसलिए मैं नहीं खेल पाया। वर्तमान में आप गवर्नमेंट स्कूल मानसरोवर में पीटीआई के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका पीटीआई के रूप में चयन स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से हुआ या फिर आपने गवर्नमेंट जो कंपटीशन होता है उसको फाइट करके पीटीआई बने? हाँ बिल्कुल, हमारे राजस्थान में 4-5 साल से स्पोर्ट्स कोटे में भर्तियां आ रही है, जिसमें खिलाड़ियों को बिना एग्जाम के भर्ती के सिलेक्ट हो रहे बच्चे, पढ़ना नहीं पड़ता उनको। और हमने भी इसके लिए बहुत आंदोलन किए, जो ये आरक्षण मिला, ये बहुत मेहनतों के पीछे मिला, इसके पीछे हमने बहुत आंदोलन किए हैं, तब जाके आज खिलाड़ियों को इसका फायदा मिल रहा, मौका मिल रहा है इन चीजों के अंदर। फर्स्ट टाइम मेरा भी था, सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी एसआई की, तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी ट्रायल दी थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने अच्छी ट्रायल दी थी, जो देखने वाले थे सबको पता मैंने बहुत अच्छी ट्रायल दी थी। अब वहां मेरे पास मेरा जेक नहीं था, चेक नहीं था, कुछ भी मान लो आप, इसको कैसे भी बोल सकते हैं, या मेरी किस्मत नहीं थी, या भगवान को मुझे उस रास्ते नहीं ले जाना था, कुछ भी आप इसको मान सकते हो। तो मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर भी मैं थोड़ा टूट गया था, फिर भी मैं हिम्मत करा, दोबारा चला। फिर कांस्टेबल की भर्ती हुई, उसमें मैंने ट्रायल दी, बस वो मैंने लेकिन ऐसे ही दी थी, मेरा मन थोड़ा कम था उसमें, घर वालों का एक फोर्स था कि नौकरी जरूरी है। और उससे पहले मैं जब 17 साल का था, तो मैं आर्मी के अंदर, गंगानगर है 65 आर्मर्ड, वहां मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर घर पे थोड़ा काम वगैरह, घर पे दादाजी जी बीमार रहते थे, तो उस चीज में मैं वहां 15 दिन हुए मेरे जैसे ही। तो यहाँ से मुझे जूनियर टीम के अंदर केरल नेशनल जाना था। उसके बाद कोच साहब ने बोला कि नेशनल में तुझे चलना है, टीम के अंदर राइट कवर खेलना है वहां राजस्थान टीम से। तो मैं वहां से, फिर मैंने वहां से मेरे सीओ से छुट्टी लेके यहाँ आ गया मैं। उसके बाद मैं वापस गए, मुझे यहाँ की भर्ती लगी कि अपन यही नौकरी लग जाएंगे, घर की नौकरी करेंगे, तो मैं यही रुक गया, फिर गया नहीं वहां पे। उसके बाद मेरे यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुए। फिर उसके बाद कई चीजें ऐसी आई। फिर उसके बाद लास्ट टाइम मेरे बुआ जी के लड़के हैं लोकेश जी, वो बीपीएड कर रहे थे, जो पीटीआई करने से पहले कोर्स होता है। वो एक दिन आए थे मेरे पास, तो उन्होंने, जब मेरा पाँव टूट गया था तब वो आए थे, उन्होंने बोला कि तू बैठा बैठा क्या कर रहा है, एक काम कर, तू ये बीपीएड का फॉर्म फिल कर दे, और बैठे बैठे तेरी बीपीएड आराम से उसमें हो जाएगी, उसमें तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा एग्जाम वगैरह का रहेगा जो। तो मैंने भी ऐसे एक, ठीक है चलो, ऐसे नॉर्मली जैसे बीए फार्म भरते हैं, बीए का, एमकॉम का, उनकी तरह मैंने भी ये फार्म भर दिया। फार्म भर दिया, मेरा नंबर आ गया, मुझे सूरत कॉलेज मिल गई। मैं वहां जाता भी था, वहां प्रैक्टिस भी करता मैं, और पढ़ाई तो मैं करता ही नहीं था, बहुत कम था पढ़ाई में, कभी खिलाड़ी कौन जल्दी से करता नहीं है, लेकिन उसमें खेल से संबंधित सब कुछ आया। और मैं जब वहां पढ़ाई करा तो उसका रिजल्ट आया, तो मैंने वहां पे कॉलेज में 3rd रैंक, और कोटा यूनिवर्सिटी में मेरी 5th रैंक आई। तो मैं सोचता रह गया यार, अपन ने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन वाकई में मुझे ये पता था कि मेरे नंबर अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे वहां इधर उधर देखते रहते थे और मैं लिखता रहता था, तो खेल से संबंधित आता था, तो मैं तो खेल से जुड़ा हुआ था, तो मुझे लिखने में क्या जोर आता था, वहां कोच के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में पूछते थे वो। उसके बाद कुछ समय बाद पीटे की वैकेंसी आई, पीटे की वैकेंसी आई, तो मुझे भाई साहब है मेरे लोकेश जी, उन्होंने, और बीपीएड के दौरान मुझे मेरे भाई की तरह एक भाई मिले, अजीत चौधरी, वो मुझे मिले बहुत अच्छे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे, सबने कोऑपरेट किया इसके लिए, मुझे बोला कि नहीं, तू कुछ समय के लिए थोड़ा खेल को कम करके और पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरा उधर राजनीति ऐसी हाईवी हो रही कि तेरा कुछ होने नहीं देगी, अच्छा खेलेगा तो भी, तो थोड़ा तू अपना इधर कुछ कर, या तेरा हो जाएगा सिलेक्शन भी, थोड़ा पढ़ लेगा तो।
तो मैं फिर भी मैंने खेल नहीं छोड़ा। मैं एक समय खेलने जाता था वहां प्रैक्टिस के लिए, और मैं पढ़ाई भी करता था। उस दौरान आप मानोगे नहीं, मैं 8-10 घंटे पढ़ाई भी करता था। 3-4 घंटे मेरे खेलने के जाने आने के सारे। उसके बाद फिर धीरे धीरे लास्ट टाइम जब 2 महीने बचे रहे थे, तब मैंने थोड़ा खेलने को अवॉइड कर दिया। फिर मैं एक्स्ट्रा में अपने जिम जाता था पास में बस। फिर अब जो मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अजीत चौधरी, वो यहीं आ गए थे मेरे पास। वो बोले कि तू ऐसे पढ़ेगा नहीं तो मैं तेरे पास ही आऊंगा, तू मेरे साथ पढ़। वो मेरे साथ, हम दोनों हमारे रूम पे रहे अलग, घर से थोड़ा दूर। फोन फान सब थोड़ा बंद कर दिया मैंने कुछ समय के लिए। और एग्जाम आए। खिलाड़ी हम ऐसे थे कि हमारा रोज का काम था मैच हारना जीतना। जब एग्जाम हुआ उस दिन सब घबरा रहे थे। एग्जाम से पहले, एग्जाम फर्स्ट पेपर होने के बाद, सेकंड पेपर के बाद सबके घबराहट थी। सब मुझे बोल रहे थे, सबके घबराहट है, तेरे घबराहट क्यों नहीं है, तेरे को टेंशन नहीं है। मैं आराम से मस्त था, क्योंकि मैंने लाइफ में खूब बार देखा है, हार जीत तो बहुत देखी है मैंने। खिलाड़ी के लिए यही सबसे बड़ा एक फायदेमंद पॉइंट होता है अपने बच्चों को। इसलिए हम बोलते हैं सबको खिलाओ, ताकि वो हार जीत उसके जीवन में उतर सके। उसको कभी, जो आज अपन सुनते हैं कोई बच्चा फेल हो गया 10वीं 12वीं में किसी कंपटीशन में, वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये चीजें फिर नहीं होती। ये चीजें तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, और मेरा पेपर अच्छा गया। मैंने ओबीसी का होता है, मैं जनरल फाइट करा। फिर मुझे उसके बाद नौकरी मिली रेलवे में। तो मुझे एक और बहुत अच्छी खूबी हुई कि मैं किसी की ना तो गुलामी, मेरा शुरू से स्वभाव है कि मैं ना तो कभी किसी की गुलामी करा, ना गुलामी मैंने कभी किसी को मेरे कहा कि कोई मेरी गुलामी करो, ना मेरे से ये चीज बर्दाश्त होती है। मैं खुद के दम पे नौकरी लग गया, और मैं कभी किसी को, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि हमने तुझे ये किया या तुझे यहाँ नौकरी लगाया, ये कुछ ऐसा किया है। तो ऐसे मेरा पीटे का करियर रहा है। जैसा आपने बताया कि भाई आपने ना तो किसी की गुलामी की है, ना करेंगे, तो ऐसे विचार किससे प्रेरित हो आप, जो आपका आइडियल है? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने कभी किसी की गुलामी नहीं की है। सब इस चीज का लोहा मानते हैं मेरा, और ना मैं किसी की गुलामी करूंगा, और ना मैं किसी को कभी अपनी गुलामी करने के लिए बोलता हूं, ना किसी को इस तरीके से मजबूर करता हूं कि कोई गुलामी करे। नहीं, जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए मैं भगत सिंह जी से प्रेरित हूं। भगत सिंह जी को मैं अपना आइडियल मानता हूं। वो हमारे लिए गुरु भगवान सब कुछ मानता हूं मैं उनको, भगत सिंह जी। और मुझे लोग बोल भी देते हैं भगत सिंह जी के नाम से। जैसे कुछ लोग नहीं जानते, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप स्टेटस मैंने डाल रखा है भगत सिंह जिंदाबाद, तो जो मेरा नाम नहीं जानते, ग्रुप में कुछ डालता हूं, तो वो लोग तो मुझे भगत सिंह के नाम से ही जानते हैं। जब बोलते हैं, मिलते हैं कोई भी पीटीए साथी, तो साथियों उसमें मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अपना जो हक है उसे पाने के लिए जो करना हो वो करो, उसे मत छोड़ो। अपनी मेहनत का आपका जो हक है उसको लो। इसलिए मैं भगत सिंह को मानता हूं। और भगत सिंह जी की सबसे अच्छी एक और चीज थी कि वो कोई जाति धर्म ऐसा कुछ उनके दिमाग में नहीं थी। और वो चीज हमारे खेल में यही चीज सीखते हैं हम, कि हमारे पास कोई जाति धर्म नहीं होता। हम जब खेलते हैं, हम एक ही थाली में खाते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, सभी जाति धर्म के लोग, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ बैठते उठते हैं। ये चीज सबसे अच्छी उनकी जो है, इसीलिए मैं उनको मानता हूं। और मैं जहां भी जाता हूं, मैं वहां भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगवाता हूं। स्कूलों में, जहां भी कहीं जाता हूं, स्टेडियम, कहीं फंक्शन में बच्चों से, उसका मतलब ये होता है, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब है। इसलिए मैं ये नारा लगवाता हूं कि अपने हक के लिए लड़ो, झुको मत, झुकाओ मत, अपने हक के लिए लड़ो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा यही था कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक को मत छोड़ो। आप मेहनत कर रहे हो तो ऐसे ही कबड्डी के अंदर मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है। और अपना हक तो मिलना चाहिए खिलाड़ी को। जो खिलाड़ी, उसके माता पिता की कितनी उसके पीछे आस रहती है, उसके माता पिता रात दिन एक आस लगाए बैठे रहते हैं। उसकी माँ बेटी बेटी सोचती है मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा खेलेगा, कुछ करेगा। उसके बेटे के हाथ पैर टूट गए, उसके बाद उसकी माँ क्या सोचती है। मैं तो एक अच्छे, चलो ठीक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। टूट गए हाथ पैर, हाथ भी पैर भी बहुत सारे लग गए, कई बार बहुत कुछ हुआ। कुछ गरीब परिवार के लोग भी खेलते हैं, उनके उनके साथ क्या बीत रही होगी आज, उनकी लाइफ कैसे चल रही होगी, आप सोचिए। आप नहीं सोच सकते, इतना इतना खिलाड़ियों के साथ इतना हुआ है। और इंकलाब जिंदाबाद सबसे ज्यादा मेरा जब हुआ है राजस्थान के अंदर। हमने लड़ाई लड़ी वैकेंसी निकालने के लिए ओपन कोटे से, डायरेक्ट बिना एग्जाम के। और राजस्थान के अंदर राजस्थान की गवर्नमेंट ने बाहर के खिलाड़ी भर्ती कर दिए। राजस्थान के खिलाड़ी को, बाहर के खिलाड़ी को क्यों मिल रहा है? आप बाहर जाएंगे किसी भी स्टेट में, राजस्थान के खिलाड़ी अगर आपको नौकरी मिल जाए तो मैं बता देना लाके कि यहाँ ये खिलाड़ी मिल रहा है। राजस्थान के खिलाड़ी अच्छे खेलते थे, उनको दबा दिया गया। राजनीति मान लो, या कोई अपने पैसे के जुगाड़ नहीं था उनके पास, पता नहीं क्या था ये इन चीजों के पीछे ऐसा।
इसलिए मैं थोड़ा सा भगत सिंह जी के नारे लगाता हूँ और मैं इन लोगों के खिलाफ इंकलाब का नारा बोल के मोर्चा भी खोल देता हूँ कभी भी। इसलिए साथियों, आप महादेव कबड्डी क्लब में बच्चों को निःशुल्क कबड्डी सिखाते हैं। तो ये निःशुल्क कबड्डी सिखाने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? जबकि आज आप कहीं भी जाते हो, हर जगह बिना पैसे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल हाँ, पैसे के बिना आज के ज़माने में क्या है? कुछ नहीं है। पैसे का युग है, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन मेरी एक सोच है, मेरे पापा से मुझे ये सोच मिली है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंसान का व्यवहार और इंसान के कर्म होने चाहिए। तो मैं जब खेलने जाता था चौगान स्टेडियम, तो हम भी वहाँ कोई फीस नहीं देते थे, हमारी कोई फीस नहीं लगती थी वहाँ। हमारे कोच हमारे को फ्री में वहाँ कोचिंग देते थे। तो ये चीज़ मुझे जब फ्री में मिली है कोई चीज़, तो मैं उस चीज़ को पैसे में कैसे दे सकता हूँ? तो उसी तरीके से जब हम यहाँ दोनों टाइम प्रैक्टिस करने इतनी दूर जाते थे हम, बहुत साधन का अभाव था, बहुत सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद बहुत टाइम निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे इधर से बच्चे हमसे जुड़ने लगे, धीरे धीरे यहाँ के आसपास के दूर के गाँव के बच्चे। तो वो एक टाइम तो प्रैक्टिस करने जा सकते थे, लेकिन दूसरे समय उनको नहीं जा सकते थे वो। कुछ बच्चे एक टाइम में नहीं जा सकते थे। तो धीरे धीरे मुझे भी मेरी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सोचा कि अपन यही करते हैं। हम यहाँ से 4-5 भाई दोस्त परिवार के आसपास के, मैं हूँ, हमारे परिवार में अरुण है, अर्जुन है, उधर से राजेंद्र है, राजेंद्र जो पीटीआई है, राजेंद्र चाचा मेरे लगते हैं, राजेंद्र चौधरी जी। और शीशराम जी गोरा हमारे दोस्त, मुकेश काटवा जी है, और जितेश है, अज्जू जिसको हम बोलते हैं हमारे परिवार में, अर्जुन है, प्रकाश, मुकेश, लोकेश। हम बहुत सारे ऐसे आसपास के हो गए थे। तो हम सोचते थे कि अपन एक टाइम वहां कर सकते हैं और एक टाइम अपन यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे पास में ही पार्क है, स्वर्णपुरी पार्क, वहाँ महादेव जी का मंदिर है। तो हमने वहाँ एक ग्राउंड बना लिया अपना कॉर्नर में। तो हमने उसका ग्राउंड का, फिर हम सोचे इसका नाम क्या रखे, तो महादेव जी का मंदिर था, हमने उसका नाम महादेव कबड्डी क्लब, वहीं से हमने हमारे क्लब का नाम महादेव कबड्डी क्लब रखा। उसके बाद वहां जो बच्चे आते थे, धीरे धीरे हमारे पास वहां स्ट्रेंथ बढ़ती गई। आसपास के बच्चे, 5-10 बच्चे धीरे धीरे जुड़ते एक दिन ऐसा आया कि हमारे पास गर्ल्स बॉयज टोटल करके 80 बच्चे हमारे पास प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय। ये बात है जब मेरी 2019 में दिसंबर, नवंबर 15, जब हमारे ऑर्डर हुए थे, उससे पहले की। जब तक इतना हमारे ग्राउंड पर 80 बच्चे प्रैक्टिस करने लगे थे। चौगान के बाद दूसरा नाम एक महादेव कबड्डी क्लब, टूर्नामेंटों में बच्चे मेडल ला रहे थे, जीत रहे थे, अच्छे सिलेक्शन भी हो रहे थे बच्चों के स्कूली वगैरह ओपन में सब में। तो दूसरा नाम एक आने लगा था, राजस्थान में जानने भी लगे थे हमारे क्लब को, ऐसी बात नहीं, आज नाम अच्छा है। हम बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण, हमने वहाँ कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब से एक जिम भी बनवा रखी है बच्चों के लिए। लगभग 30 से 35 लाख की जिम है। और उन्होंने हमारे को मेट की सुविधा भी दे रखी है। हमारे पास अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। हम बच्चों को कॉलेज के अंदर जो बच्चा होता है उसको हम विवेक कॉलेज में, मैं मेरे ताऊजी की है, हम वहाँ बच्चों को, उनकी फीस नहीं लगती, 2-3 हजार रुपये फॉर्म के नाम मात्र लगते हैं। वहाँ उनको एडमिशन करवाया हमने खूब। बच्चे, इससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, उनके घर वाले भी उनको भेजते हैं कि इससे बच्चों को कुछ फायदा हो रहा है गेम से। और स्कूल में किरण स्कूल है, इधर अल्फा स्कूल है, सबसे पहले किरण स्कूल थी, उसके बाद अल्फा स्कूल में हम पढ़ते थे। हमारा व्यवहार भी है वहाँ सर से, गोपाल जी सर, वो भी बच्चों को वहाँ कबड्डी में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी स्कूल है, रामाश्रम स्कूल है, जहाँ कबड्डी का अच्छा चलने लगा। उसके बाद हमारे क्लब के बच्चे अच्छा खेलने लगे, नेशनल के अंदर, स्टेट के अंदर हमारे बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो हमारे कभी ख्याल ही नहीं आया, कई लोगों ने बोला कि आप बच्चों से फीस ले लो, फीस ले लो, लेकिन हमारे मन में ये चीज नहीं आई, हमें फीस नहीं लेनी, हमने फीस नहीं लेनी तो नहीं लेनी, बस यही हमारा एक था। हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा इसके लिए, जो कोचिंग कराने के लिए, इस चीज के लिए मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है, मेरे चाचा है जगदीश जी ढाका, जो जयपुर ओलंपिक एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी है। और उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज के लिए। जो आज एक क्लब चल रहा है, सब कुछ उन्हीं की देन मानता हूं मैं, सब कुछ उन्हीं के पीछे है। वो बच्चों को टाइम टाइम पे आकर देखना, बच्चों के पास उनकी, उनसे बातें करना, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करना। मैं तो उनके बच्चों को सिखाता था कि हम सीखते थे उनके साथ, मेरे साथ वो करते थे, धीरे धीरे सिखाने भी लग गए। लेकिन जो मेरे चाचा जी है, वो कबड्डी के बहुत अच्छे प्रेमी है। महेंद्र जी ढाका जो कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर, उनके पापा है महेंद्र जी ढाका, उनके जगदीश जी ढाका मेरे चाचा है। तो उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज के लिए कहा है कि तुझे कोई भी जरूरत पड़े, कोई भी, तू पैसे की वजह से कभी परेशान मत होना, फीस वगैरह मत सोचना, तुझे जितना पैसा चाहिए, जो बात है तू मुझे बोल, अपने को जो सुविधा चाहिए तुम हमें बता, सब सब चीजें अगले दिन उपलब्ध हो जाती है हमारे लिए वहां।
तो उनको भी मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इतने बच्चे आगे निकल रहे हैं उनकी एक पहल की वजह से। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। क्या पता हम क्लब चलाते, हमसे प्रैक्टिस होती नहीं होती, लेकिन उन्होंने इस चीज को संभाला और संभाले हुए आज तक वो इसका पूरा महादेव क्लब जो उन्हीं की वजह से आज ये चल रहा है, सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। आपके पास जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए और जो कबड्डी में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए कुछ विशेष डाइट होती है, कुछ डाइट प्लान वगैरह देते हो, या फिर नॉर्मल जैसे चल रहा है वही सब कुछ रहता है? बिल्कुल, खिलाड़ी के लिए डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट खिलाड़ी देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खाते हैं रोटी पानी, उस खा के सो जाते हैं रोटी सब्जी, और या फोन में लगे रहते हैं। ये सब चीजें नहीं है। खिलाड़ी के लिए डाइट और सोना, दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ साथ बच्चे को, खिलाड़ी को हम डाइट उसको रेगुलर, वो दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रहा हो तो दोनों टाइम उसको अंकुरित हुए हुए हरे मूंग, चने, थोड़े से सोयाबीन, मूंगफली के दाने, थोड़ी किशमिश, किशमिश में एनर्जी बढ़िया होती है। और उसके बाद हम उसको बताते हैं कि अखरोट, बादाम, ये सब उसको घर पे केले के साथ उसका शेक का जूस पिए वो। ये नॉर्मल डाइट है जो बच्चा ले सकता है, खिलाड़ी नॉर्मल। उसके बाद घर पे उसको सुबह शाम दिन में 2-3 टाइम उसको दूध, कम से कम आधा आधा लीटर दूध चाहिए। खाने के साथ उसको दही वगैरह भी देना होता है। दिन में नाश्ते के रूप में कभी वो फल फ्रूट ले लिए उसने। ये चीजें नॉर्मल एक खिलाड़ी को लेनी चाहिए। और आजकल हर चीज बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ता जा रहा है सिस्टम, तो प्रोटीन भी एक अपनी जगह है। अगर कोई बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है तो हम उसको बोलते हैं लो आप, हम उसको मना नहीं करते। प्रोटीन ले सकता है तो ले सकता है, लो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोटीन पीने वाले बच्चे भी आज बैठे हैं और बिना प्रोटीन वाले बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, थिंकिंग है अंदर की बच्चे की। तो हम ज्यादातर नेचुरल डाइट पे ज्यादा हम ध्यान देते हैं। जैसे बॉईल वगैरह खा लिए बच्चों ने, जो नॉनवेज खाते हो, फिश वगैरह खाने वाले, वो सब उनके हिसाब से वो अपने आप कर लेते हैं मैनेज। तो आप अपने क्लब का फ्यूचर क्या देखते हो कि भाई बच्चों के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे? कुछ तो विजन होगा ना आपका? बिल्कुल, मैंने खुद कबड्डी का खिलाड़ी रहा हूँ, 10-15 साल कबड्डी खेली है। और बच्चे दूर दूर से एक मेहनत करने आते हैं, उनके माँ बाप की, उनके पीछे एक आस होती है। तो मेरा हमेशा, मेरी एक सोच रही है कि उनके माँ बाप की जो आस है, उनके माँ बाप, वो बच्चे उनके ऊपर खरा उतरे, उसके लिए मुझे क्या करना है। मैं उसके लिए बच्चों को कंटिन्यू बढ़िया मेहनत करवाता हूँ, उनको अच्छी अच्छी स्किल बताता हूँ। और बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। आप पिछले कई सालों से आप देखेंगे, खेलो इंडिया हो गए, नेशनल स्कूल, नेशनल, ओपन नेशनल हो गए, स्टेट हो गए, उनमें अपने बच्चे बहुत, उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। अच्छे बच्चे, राजस्थान कबड्डी जो फेडरेशन है, तेजस्वी जी गहलोत, वो अच्छे अच्छे बच्चों को सिलेक्शन करते हैं वहां से। और आगे भी वो बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। और मैं बच्चों के, मेरा टारगेट है कि मैं प्रो कबड्डी नहीं खेल पाया, लेकिन मेरे क्लब के बच्चे प्रो कबड्डी खेले। मेरा एक टारगेट है ये। और हम जब खेलते थे तब इंडिया कैंप लग रहे थे, इंडिया टीमें जा रही थी, तो हम नहीं जा पाए, हमारा गेम नहीं था, कुछ भी मान लो। तो हमारा टारगेट ये भी है कि हमारे क्लब के बच्चे जा सकते हैं। इतने बच्चे मेहनत करेंगे, हम उनको उस लायक बनाए। क्या कमी हमारे पास रह गई, हम उस कमी को पूरी करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। और मेरा टारगेट ये है कि मेरे क्लब से लगभग हर बच्चा नेशनल खेले, क्योंकि आजकल आउट ऑफ टर्न हो गई, 2% नौकरी में कोटा आ रहा है। तो सब बच्चों का भविष्य बने, नौकरी उनको मिले, उनके घर परिवार वाले भी उससे खुश रहेंगे कि उनको खेल से कुछ मिला है। तो मेरा टारगेट सबसे पहला तो यही है कि क्लब का हर बच्चा जो अच्छी मेहनत करेगा, वो बहुत डेफिनेट आगे जाएगा। हर बच्चा नेशनल तक खेले, हर बच्चा नेशनल जाएगा। तो इसके लिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उनके पीछे इसके लिए पूरा, पूरे जोर शोर से लगा हुआ हूँ। और मेरे चाचा जी है, वहाँ का अपने क्लब के जो संचालक है, जगदीश जी डाका, वो भी कंटिन्यू बच्चों को बस एक ही चीज के पीछे लगे रहते हैं। वो भी आके कि आपको कोई कमी है, कोई बात है, वो बताओ क्या चाहिए, क्या कमी है। वो सपोर्ट पूरा करते हैं वो, हर चीज से लेके। लेकिन अब वो बच्चे के ऊपर बाकी डिपेंड। महादेव कबड्डी क्लब के नाम से जो आपने यूट्यूब चैनल चलाया है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है आपका? बिल्कुल, जो भी अगर सोशल मीडिया पे आता है तो सबको पता है, और सबको पता है कि कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है। इसीलिए सोशल मीडिया पे लोग आते हैं। मेरा भी महादेव कबड्डी क्लब के नाम से यूट्यूब चैनल बनाने का एक मोटिव यही रहा है कि जैसे मेरे पास बहुत फोन आते हैं, सर हमें प्रैक्टिस करनी है, आपके क्लब में आना है। तो मेरे पास वह प्रैक्टिस फ्री है, जिम फ्री है। मैं उनको बोलता हूँ आपकी मैं स्कूल फीस की व्यवस्था कर सकता हूँ, बट मैं आपकी रहने और खाने की व्यवस्था मेरे से नहीं हो सकती। तो वो बच्चे नहीं आ पाते। क्या पता कितना अच्छा टैलेंट उन बच्चों में होगा। तो कुछ बच्चे अपने हिसाब से रह भी लेते हैं, आ भी जाते हैं। तो
मेरा यही मेन मोटिव था कि वो बच्चे जो या नहीं आ सकते, या मेरे पास यहाँ पैसे खर्च करके नहीं रह सकते, या जिनके गांव में कबड्डी के कोच नहीं है, वहां उनके पास कोई ऐसा गुरु नहीं है कबड्डी का, तो वो बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं डेली, वो इस वीडियो से स्किल वगैरह देख सकते हैं, वो इस वीडियो से अपना स्किल सीख सकते हैं। और आप जो साथी देख रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका कोई जानकार अच्छा बच्चा कोई है जो कबड्डी की प्रैक्टिस करता है, कबड्डी खेलता है, उसके पास कोई कोच या कोई प्रशिक्षण की अच्छा कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको आप हमारा ये इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे कैसे स्किलें सिखाई जाती है बच्चों को। जैसे एक बच्चे को पढ़ाते हैं, उससे पहले उसको क ख ग ABCD सभी सिखाई जाती है, वैसे हम कबड्डी में पहले स्किल सिखाते हैं, फिर धीरे 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 उनको इम्प्रूवमेंट डालते हैं। इसलिए ये मेरा एक यही मोटिव था खाली, कि बच्चों को अपन लोगों को सुविधा दे सके बाहर से। मेरे पास उत्तराखंड, यूपी, MP बहुत फोन आते हैं, वहां के लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, वो बोलते भी है सर आप और वीडियो डालिए। मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाता है अभी डालने में, थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा शेड्यूल में, ड्यूटी वगैरह में। मैं डालता रहता हूँ मेरे वीडियो टाइम टाइम पे, आते रहेंगे आगे वीडियो। मैं आपके माध्यम से भी सर, और अपने चैनल के माध्यम से भी सभी खिलाड़ियों तक, सभी कबड्डी प्रेमियों तक, एक सभी कोचेस तक एक बात, एक संदेश भी देना चाहता हूँ लास्ट में, कि आप किसी भी क्लब में प्रैक्टिस करिए, किसी भी ग्राउंड पे जाइए, किसी भी कोच के पास जाइए, खिलाड़ी को हमेशा ओनली अपने खेल से मतलब रखना चाहिए, और अपने गुरु से उस समय मतलब रखना चाहिए, ओनली खेल से। उनको अगर उनके कोचेस में कुछ आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ है, या कुछ क्लब के बीच में अगर है, उसको उस चीज में नहीं लाना चाहिए। और कोचेस भी इस चीज पे ध्यान दे कि बच्चों की किसी अपनी अपनी बातों को बच्चों तक नहीं लाए। अपनी अगर छोटी मोटी बातें चलती रहती है घर परिवार है ये, तो बच्चे अपने खेल में ध्यान दे। सब क्लब, कबड्डी एक है, कितने भी क्लब है, जयपुर में बहुत क्लब है, जैसे पूरे राजस्थान में भी क्लब है, सब एक है। कबड्डी, जहां कबड्डी नाम आ गया वहां सब एक है, हम सब एक है वहां पे। हमारे को वहां किसी पॉलिटिक्स, जो कबड्डी की पॉलिटिक्स है या बाहर की पॉलिटिक्स है, उन सब से परे होके कबड्डी के लिए काम करना है सबको। कबड्डी, कबड्डी जिंदा रहनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो मेरा आप सभी से यही है, सभी खिलाड़ी अच्छी मेहनत करिए। जहां भी जिस कोच को मौका मिलता है वो हमेशा अच्छे खिलाड़ी को तराशते हैं, वहां से निकालते भी है। राजस्थान में पिछले बहुत सालों से कंटिन्यू इतने मेडल आ रहे हैं आज, इसके पीछे यही कारण है कि अब यहाँ पॉलिटिक्स को कम इंक्लूड करके सभी कोचेस वगैरह बच्चों पे ध्यान दे रहे, अच्छे बच्चे उनका सिलेक्शन हो रहा है, अच्छी अकेडमियां चल रही है, बहुत अकेडमियां चल रही है। अपने आसपास में हमारे महादेव क्लब के अलावा वहाँ बजरंग क्लब भी हमारे पास में, एक कृष्णा क्लब है, बम्बोरी में चलती है, अपने एक हाथोज में चलती है, जहां तक मैं जानता हूँ बस्सी, चौगानी स्टेडियम तो हमारे सबके, हमारी जो जैसे बोलते हैं खेलों की जननी, जैसे बोलते हैं किसी चीज को, तो वैसे हमारे जयपुर की खेल कबड्डी की जननी तो चौगानी स्टेडियम में हमारा वंदे मातरम क्लब, जहाँ से मैं खेलता था। मुझे बहुत याद आते हैं मेरे वो दिन, मेरे वो सभी साथी, मैं उनसे कंटिन्यू कांटेक्ट में रहता हूँ। धर्मेंद्र है, सूरज है, रोहित, संजय मेरे साथ के, हम बहुत, हमारी जो पूरी टीम थी, सूरज हमारे बहुत अच्छा था। तो आप सभी अपने खिलाड़ी, अपने जो पुराने साथी, उनसे भी व्यवहार बना के रखिए, हमेशा उनसे जुड़े रहिए आपस में। यूं नहीं आप किसी क्लब को छोड़ रहे हो या फिर किसी जगह से छोड़ रहे हो, गेम छोड़ रहे हो, तो आप सबको भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा सबसे अच्छा है, ये है बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ लास्ट में सबसे। तो इसको आप जरूर शेयर करिए आगे, कुछ अगर लगे जो आप लोगों को बताइए इस चीज के बारे में, और अपनी थिंकिंग को बदलिए, मेरा ये मानना है। ठीक है साथियों, जय हिंद, भगत सिंह। बड़े भाई अशोक जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे यहाँ ये मौका दिया। और आप सभी साथी भी पूरा वीडियो आपने देखा होगा, आपको सब समझ से पता चल गया होगा। आप भी अगर अपना कोई साथी आप कबड्डी खेलना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, महादेव कबड्डी क्लब आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। शिरसी रोड कनकपुरा पे अपना क्लब है जयपुर में। और साथियों, अगर कोई अपना साथी खिलाड़ी कोई आप जिसको आप जानते भी हो और वो नहीं आ सकता, उसके पास अवेलेबल साधन नहीं है, तो आप उसको लिंक भेजिए और उसको बोले सब्सक्राइब करे। कभी किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा है, तो आप इसको लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग आगे अपने भविष्य के बारे में भी इन चीज़ों से कुछ सीख सके। धन्यवाद साथियों।